हेलो एवरीवन, एम्बिशन स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जहां पर हमने पिछले कुछ क्लासेस में देखे अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। उसमें भी हमने स्टडी करे कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ओर्स का वो किस प्रकार से उसमें किया जाता है बाय रिमूविंग द इम्प्यूरिटीज। उसके बाद में हमने स्टडी करे अबाउट जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है या फिर जो मीडियम रेंज में मतलब कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है वो कैसे क्या रिएक्ट होते हैं और वो कैसे क्या एक्सट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम देयर ओर। और मैं समझता हूँ आप सभी बच्चों को वो जो हमने पिछले क्लास में पढ़े हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का जो जितना भी पार्ट है वो समझ में आ गया है। सभी बच्चों ने प्रैक्टिस भी की होंगी। जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है या फिर जिन लोगों ने उसको बार बार नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चलो वो तो आपका अभी एक डिसीजन बनाना पड़ेगा आपको कि करना है तो पूरा प्रॉपरली करो, ना तो फिर आपका ईयर बर्बाद होने के पूरे चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आज जो हम शुरू करने वाले हैं हमारा आज का क्लास वो बेस्ड रहेगा बेटा आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर में। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स हम जैसे बात करते हैं पोटेशियम की, हम बात करते हैं सोडियम की, हम बात करते हैं अबाउट मैग्नीशियम की, नॉट मैग्नीशियम की, हम बात करेंगे वहाँ पर कैल्शियम की, एल्यूमिनियम मेटल। तो ये आपके रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखते हो तो आपको वो टॉप के पोजीशंस में दिखते हैं। मतलब कि उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण उनको क्या किया जाता है, टॉप पोजीशन में रखा जाता है। तो ऐसे मेटल्स जो कि हाईली रिएक्टिव है तो ये इनके ऑक्साइड रिड्यूस नहीं होते कार्बन से, है ना। इनके जो ऑक्साइड्स वगैरह है ये कार्बन के वजह से रिड्यूस नहीं होते। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था, एक तो डिकम्पोजिशन होके उनका प्योर फॉर्म मिल रहा था मेटल्स का, या फिर रिडक्शन हम कर रहे थे बाय कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके, जैसे कि हमने कार्बन का यूज किए थे। उसके बाद में जब हम बात करेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स की तो इनमें वो सारी चीजें आपको देखने नहीं मिलती। उसके पीछे का कारण ये है कि वो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ की जो अट्रैक्शन है ऑक्सीजन का उस मेटल पे वो ज़्यादा है। वो मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से वो उसको रिमूव नहीं कर पाता। तो ऐसे मौके पे हमें क्या करना होता है कि ये जो ओर्स है ये इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में जाके फिर इनका एक्सट्रैक्शन होता है। ये कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और इनके मेटल के, ये सोडियम मेटल वगैरह हो गए इनके, ये होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मींस पढ़े हमने जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहां पर उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो मेटल्स हमने बोले लाइक पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनको अगर इलेक्ट्रोलिसिस करना है इनका तो इनको पहले करना पड़ेगा मेल्ट, मतलब इनका लेना पड़ेगा मोल्टन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। इनको क्या करना पड़ेगा, मेल्ट। एक्वस सॉल्यूशन में नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ की वाटर जो है वो प्रॉपरली फिर आयंस को रिलीज नहीं होने देगा, और हो भी गया तो अपना नया कंपाउंड वहां पर फॉर्म कर देगा वो। इस वजह से वाटर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस मेटल्स का प्रॉपरली नहीं होता, मतलब नया मेटल हमें नहीं मिल पाता। फिर वो हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ में मिलके फिर NaOH बेस बना डालेगा अगर वाटर के प्रेजेंस में करते हैं तो। इसलिए हमें यहाँ पर करना है मोल्टन स्टेट, मेल्टेड फॉर्म लेना है हमको। समझ में आया? जैसे अगर हम बात करेंगे सोडियम को अगर हम कर रहे हैं, सोडियम को अगर हम बाहर निकाल रहे हैं एटम को, सोडियम की मेटल को, तो
सोडियम मेटल जो है वो रहता क्लोराइड के साथ में, कंपाउंड उसका NaCl। तो जो NaCl है उसका मोल्टन स्टेट हमें लेना है, मेल्टेड फॉर्म, और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसको बना डालना है, उसका भी सेपरेशन। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे। इलेक्ट्रोलिसिस में आपको जरूरत होती है इलेक्ट्रोड्स की। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स भी एक प्रकार के कंडक्टर है जो कंडक्ट करते हैं, कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम नॉन मेटल एंड मेटल। समझ में आया? जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसको इलेक्ट्रोड बोला जाता है। समझ में आ रहा? तो अब आपके इलेक्ट्रोड होते हैं दो प्रकार के। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करते हो, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कर रहे हैं मतलब केमिकल के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करके वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब कि जो आयन्स है उनको ब्रेक करते हो, तो वहां पे दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है आपका कटायन और दूसरा होता है, सॉरी वो आयन्स हो गए, एक होता है आपका कैथोड और एक होता है आपका एनोड। वो जो है कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड, कटायन नहीं है, वो गलती से हो गया था, एनोड एंड कैथोड, ये दो इलेक्ट्रोड हमें उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में स्टडी करने होते हैं। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे करके हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस क्या होती है ये सब कुछ अभी क्लियर करते चलते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो देखो द मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। उनको कहाँ रखा जाता है? आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, देन नेक्स्ट वन, highly reactive metals cannot be extracted by reducing their oxide with carbon। जनरली इसके पहले हमने जो बोले कि पिछले कुछ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हमने देखा था कि कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करके ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा था और वहां से एक मेटल निकल के आ रहा था। सही है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ होगा क्या? नो चांस। सो क्या होगा, क्या ऑप्शन रहेगा हमारे पास में? तो दे एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड। वो किससे एक्सट्रैक्ट होते हैं? दे एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। रिड्यूस होता है वहां पर, कौन रिड्यूस होता है वहां पर? डिकम्पोज होता है वहां पर उनका क्लोराइड या फिर ऑक्साइड। अब क्लोराइड और ऑक्साइड क्या है? देखो, अगर कोई मेटल है जिसके साथ में क्लोरीन अगर जुड़ा हुआ है तो ये बन जाता है क्लोराइड। ये क्या बन जाता है? क्लोराइड। और अगर कोई मेटल है जिसके साथ में ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, मतलब कि ऑक्सीजन है, तो ये बन जाता है ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? तो वही आपको बताया गया कि इनका मोल्टन, मैंने वही आपको पहले क्लियर करा, मोल्टन क्यों? मेल्ट करके उसका फ्यूज स्टेट उसका, ठीक है ना? हाँ, तो जो मोल्टन क्लोराइड या फिर ऑक्साइड होगा उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा और वहां पर हमको मिलेगा फिर मेटल। क्या मिलेगा? मेटल। ओके, देखो अभी आगे में फिर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द मेटल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड नॉन मेटल्स आर फॉर्म एट एनोड। जो मेटल्स है वो हमेशा प्रोड्यूस होते हैं कैथोड के ऊपर में, जो कि नेगेटिव चार्ज रहता है उसके ऊपर में, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, और नॉन मेटल्स आर फॉर्म एट एनोड। मतलब कि कैसे होगा? जैसा NaCl अगर आपका कंपाउंड है सपोज, तो NaCl कंपाउंड में क्या हो जाएगा कि Na है पॉजिटिवली चार्ज, तो वो मेटल है तो वो चला जाएगा कैथोड के ऊपर में। और जो नॉन मेटल है, लाइक हम बात करेंगे क्लोरीन की, तो क्लोरीन फॉर्म हो जाएगा एनोड पे। ठीक है, एंड नॉन मेटल्स आर फॉर्म एट एनोड। वही मैंने बताया अभी नेक्स्ट स्टेप में एनोड और कैथोड क्या होता है। जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड मींस कैथोड, सॉरी एनोड, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड मींस कैथोड। ध्यान में रखो, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड,
और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड। ऐसे ऐसे मतलब ये कटायन और अनायन का बिल्कुल अपोजिट है। हाँ, कटायन रहा तो पॉजिटिव, कैथोड रहा तो नेगेटिव, अनायन रहा तो नेगेटिव, एनोड रहा तो पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो द हाईली रिएक्टिव मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल लिख कर दिया हुआ। देखो ये जो है ना, ये यहाँ से जो ये मेटल है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, इनको अगर हमें बाहर निकालना है, सेपरेट करना है उसके कंपाउंड में से, तो वो जनरली कौन से फॉर्म में रहेंगे? उनका रहेगा क्लोराइड, मतलब उनके मोल्टन क्लोराइड में से, उनके मोल्टन क्लोराइड में से उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके, मोल्टन क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस करके हम निकालेंगे वहां पर मेटल्स। हम वहां पर क्या सेपरेट करेंगे? मेटल्स को। ठीक है, और जो एल्यूमिनियम मेटल है, ये एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट होगा बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ऑक्साइड। वो कौन से फॉर्म में रहता है? ऑक्साइड के फॉर्म में। तो उसको अगर हमें रिमूव करना है तो वो मोल्टन ऑक्साइड के फॉर्म में उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। उस पर फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होगी उसमें, और वो फिर बनेगा अलग मेटल। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। अभी तो हमने समझ लिए कि चलो भैया इस तरीके से तो होता है, लेकिन एक्चुअली में कैसा? तो देखो स्टडी करते हैं फिर अपन एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। हम एग्जाम्पल के तौर पर क्या लेते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। तो देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल करते वक्त हमें लेना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। सोडियम क्लोराइड का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा। सोडियम क्लोराइड में क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि वहां पर कैथोड भी आएगा, एनोड भी आएगा। कैथोड के ऊपर में रिएक्शन होगी, एनोड के ऊपर में रिएक्शन होगी। समझ में आ रहा है? सो पहले हम पढ़ते हैं अपनी रिएक्शन कैसे होगी। सपोज करके चलते कि हमारे पास में है ये सोडियम क्लोराइड जिसके 2 मॉलिक्यूल्स है। सो ये जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा मतलब इनका होगा डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है मतलब इनका होगा डिकम्पोजिशन। तो ये फॉर्म करेंगे 2Na प्लस आयन एंड Cl2 माइनस आयन। समझ में आ रहा है? NaCl जो होगा वो फॉर्म करेंगे 2Na प्लस आयन। आयन इन द सेंस यहाँ पर मेटल ही बनेगा। हम आयन के फॉर्म में जानबूझ के लिखा है बिकॉज ऑफ के आयोनिक कंपाउंड है। तो ये हो जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस। समझ में आ रहा है? उसके बाद में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जब इनका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, द रिएक्शन टेक प्लेस एट 2 इलेक्ट्रोड। मैंने वही बताया कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ये NaCl की जो रिएक्शन है ये 2 इलेक्ट्रोड पे होंगी। एक होंगी कैथोड के ऊपर में और एक होंगी एनोड के ऊपर में। कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियस है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लॉ है वो क्या बोल रहा है? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उसके अकॉर्डिंग सोडियम प्लस के जो आयंस है वो हो जाएंगे कैथोड के ऊपर में डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि Na प्लस टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड। सोडियम के ऊपर में है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर में है नेगेटिव चार्ज। दोनों के बीच में बॉन्डिंग होना तय है, इसीलिए वहां पर वो हो जाएगा रिड्यूस। क्यों रिड्यूस? बिकॉज ही एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है रिडक्शन की डेफिनेशन, अगर एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो होता है रिडक्शन, और अगर लॉस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो होता है ऑक्सीडेशन। याद होगी आपको? बस वही हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए बोला गया है द सोडियम आयन टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड एंड रिड्यूस टू फॉर्म द सोडियम
electrons 2Na plus gain 2 electrons gives 2Na, that is sodium metal. क्या मिलेगा हमें? सोडियम मेटल. ओके, उसके बाद में आते हैं अभी एनोड के ऊपर में. अब एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इनका डिकम्पोजिशन हुआ तो जो क्लोरीन आयंस है जिसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज है उसका भी एक ही काम है. नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ में अट्रैक्ट होकर बना दो उसके साथ में बॉन्डिंग. बस वही करेंगे यहाँ पर भी. देखो क्या लिखा गया है, क्लोरीन माइनस आयंस गिव इलेक्ट्रॉन टू एनोड एंड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द क्लोरीन एटम. ऑक्सीडाइज ये वर्ड क्यों यूज किया होगा? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया. समझ में आ रहा है? एनोड के फॉर्म में, एनोड के ऊपर में, इसीलिए उसमें क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन. तो Cl माइनस Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बन गया Cl2. क्या बन गया? Cl2, मतलब कि क्लोरीन बन गया जो कि नॉन मेटल है. ठीक है, क्या बन गया आपका? क्लोरीन. तो इस प्रकार से होती है रिएक्शन. किसमें? इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे और एनोड पे. क्या होता है? कैथोड पे और एनोड पे. ओके, समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? चलो, तो ये हो गया आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल. ऐसे ही आपको अलग क्लोराइड के लिए भी तैयार करते रहना है. लाइक हम बात करेंगे पोटेशियम के लिए, KCl के लिए कर सकते हो ऐसे ही. उसके बाद में MgCl2 के लिए भी बना सकते हो आप. ठीक है ना? MgCl2 के लिए भी बना सकते हो. फॉर्मेशन ऑफ आयंस तो आपको जमता ही है बनाना. पिछले क्लास में हमने बहुत अच्छे से देखे कि आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन कैसे होगा, उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. बस यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, कैथोड के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट होता है और एनोड के ऊपर में नेगेटिव. इसीलिए जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हमें जो सोडियम एटम है वो एनोड कैथोड पे मिलता है. वो कहाँ पर डिपॉजिट होता है? कैथोड पे डिपॉजिट होता है. समझ में आ रहा है? चलो, तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो. मैं और एक एग्जांपल के साथ में फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम बता देता हूँ. चलो, तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल की ओर. एल्यूमिनियम मेटल में भी सेम वही. सबसे पहले हम लिख देंगे रिएक्शन, उसका डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है. ठीक है, तो चलो देखते हैं. अभी हमने लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड. आपको बताया था कि एल्यूमिनियम का अगर हमें एक्सट्रैक्शन करना है सो वी हैव टू रिड्यूस इट्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड. हमें क्या रिड्यूस करना पड़ेगा? उसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो इसको नाम दे देते हैं अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड. आपको रिएक्शन लिखते वक्त लिखना पड़ेगा वो पूरा, जो कि है मोल्टन स्टेट में. मोल्टन स्टेट में लेने का रीजन भी आपको पता ही है. उसके बाद में अब उसका हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब वहां पर हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट पास. इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है मतलब वहां पर हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट पास. इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है मीन्स वहां पर होगा उनका डिकम्पोजिशन. तो यहाँ पर आ जाएगा Al2 और 3O2 बाहर. ठीक है, देखो एल्यूमिनियम मेटल अलग एंड इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा. ठीक है, और ये ऑक्सीजन 3O2, मतलब कि हमें मिल गया यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल और ये हमें मिल गया ऑक्सीजन. ठीक है, अब ये जो एल्यूमिनियम मेटल हमें मिला है ये ऐसे ही कोई डायरेक्टली नहीं हुआ है. यहाँ पर हुई है रिएक्शन जो कि कौन से तो इलेक्ट्रोड पे मैटर करती है, वो है कैथोड और एनोड के ऊपर में. अब आप सभी को पता है जो एल्यूमिनियम है वो है पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कि वो फॉर्म हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज कैथोड पे. एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम
पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है जो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देता है। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यह नेगेटिवली चार्ज आयन होता है जो कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो जब इलेक्ट्रोड पे इसकी क्या होगी रिएक्शन, तो ये एल्यूमिनियम रहता पॉजिटिवली चार्ज और ये रहता नेगेटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो चला जाएगा नेगेटिवली चार्ज कैथोड के पास में, और जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है वो फॉर्म हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज एनोड के पास में। बस वही रिएक्शन यहां पर होगी। तो लिखेंगे कैसे हम इसको, देखो द Al3+ ions takes electrons from cathode and reduced to aluminium ion, aluminium metal। इसका मतलब ये है कि जो Al3+ आयन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स लेंगे अपनी ओर, किससे, कैथोड से, और वो रिड्यूस हो जाएंगे फ्रॉम द एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, तो वो जो रिएक्शन है कैथोड पे वो कुछ इस तरीके से होगी कि 4 एल्यूमिनियम है ना वहां पर, सो 4Al3+ in presence of 4Al3+ gives, हाँ ये करेंगे एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये रिड्यूस होके बनेगा एल्यूमिनियम मेटल। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, ये फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम मेटल। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं एनोड की। तो एनोड में क्या होगा, ऑक्सीजन। सो द O2 माइनस आयंस गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू एनोड and oxidize to oxygen atom, और वो ऑक्सीजन एटम में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, क्योंकि इसको पता है पॉजिटिव चार्ज जहां से मिल रहा उसके तरफ अपने को बॉन्डिंग करना है ना, तो इसलिए वो चला जाएगा एनोड में जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। एनोड कैसा है, पॉजिटिवली, और कैथोड है नेगेटिवली। तो अब इनकी रिएक्शन क्या होगी, 2O2 लिखो माइनस क्योंकि लॉस्ट हुए वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ऑक्सीजन विच इज ऑक्सीजन। ठीक है, इस प्रकार से होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। इस प्रकार से होगा बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में बढ़ते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की ओर। इसके बाद में हम पढ़ते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है। अभी पढ़ते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। देखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड एज अ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आपने देखे अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन लेस रिएक्टिव एलिमेंट। लेस रिएक्टिव एलिमेंट में जब हमने कॉपर का देखे थे क्या एक्सट्रैक्शन, तो वहां पर जो मेटल हमें मिला था वो प्रॉपरली, वो एक्चुअली में वहां पर भी हमें कॉपर ही प्रोवाइड हुआ था, कॉपर ही वहां पर हमें मिला था, लेकिन वो जो कॉपर है वो प्रॉपर अपने प्योर फॉर्म में नहीं था, तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट थी। उन इम्प्यूरिटीज को दूर करने के लिए और कॉपर को कंप्लीट प्योर बनाने के लिए हमें उसको
रिफाइन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। मतलब ऐसे कुछ मेटल्स लाइक गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, देन अगर हम बात करते हैं आयरन की, उसके बाद में हम बात करेंगे सपोज आयरन आपका जिंक हो गया, देन टीन, लीड, क्रोमियम, निकेल, ये ऐसे एलिमेंट्स है, ये ऐसे मेटल्स है जिनको रिफाइन किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मतलब कि देखो अभी रिफाइनिंग के बहुत से प्रोसेसेस है, उनको रिफाइन करने के, उनको प्योर बनाने के बहुत से प्रोसेसेस है, लेकिन उसमें से हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, इलेक्ट्रिक करंट पास करके इम्प्योर कॉपर को, इम्प्योर मेटल को प्योर फॉर्म में लाना, उसे यूज करके हम यहाँ पर रिफाइनिंग को स्टडी करेंगे। तो उसके लिए आपको स्टडी करना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। किसकी स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। उसके लिए हमें कंसीडर करना है डायग्राम। देखो डायग्राम में हमने क्या लिए हैं? एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिए, उस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में हमने भरे एसिडिफाइड CuSO4 का सॉल्यूशन, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है, जिसको अभी यहाँ पर क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद में हमने लिए एक थोड़ा सा बड़े साइज में एनोड। ये बड़ा साइज इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर में पहले स्टार्टिंग में इम्प्योर कॉपर प्रेजेंट है। ये जो एनोड दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर में आप क्या है? इम्प्योर कॉपर प्रेजेंट है। इम्प्योर कॉपर का मीनिंग क्या दिया हुआ है? इम्प्योर कॉपर का मीनिंग होता है कि जिसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है कॉपर मेटल के साथ में, इसीलिए उसका साइज बड़ा है। और वही अगर हम बात करेंगे कैथोड की, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर है थोड़ा सा छोटा साइज। क्यों इसका साइज छोटा क्यों है? क्योंकि ये इस पर अभी फिलहाल में कोई भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई भी मेटल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस बैटरी में से, यहाँ पर मैं चार्ज देना भूल गया, जैसे ही हम इस बैटरी में से करंट फ्लो करते हैं, तो यहाँ का जो कॉपर है, कॉपर मेटल, इम्प्योर कॉपर मेटल, वो डिसॉल्व हो जाता है इस सॉल्यूशन में। वो क्या होता है? डिसॉल्व होता है इस सॉल्यूशन में, और वहां से वो अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करता, वहां से वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता। ध्यान दो, ये बिल्कुल अपोजिट है वो एक्सट्रैक्शन के। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता और वो ऑक्सीडाइज होकर फॉर्म करता Cu2+ आयन ऑफ कॉपर। वो क्या फॉर्म करता? Cu2+ आयन ऑफ कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो इसकी जो इम्प्योरिटीज है वो एज अ एनोड मड बॉटम ऑफ द टैंक में जमा हो जाती है, जो मैंने ब्लैक कलर में बनाकर दिखाया है वहाँ पे। और जो एलिमेंट, जो मेटल है, प्योर मेटल, ये फिर रिएक्ट हो जाता है कैथोड के साथ में, कैथोड के इलेक्ट्रॉन के साथ में, और वहां पर जाके वो डिपॉजिट हो जाता है, वहां पर जाके वो डिपॉजिट हो जाता है। तो इस प्रकार से होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। उसकी पूरी स्टेप देखते हैं अभी। देखो, ऑन पासिंग द करंट, जैसे ही हम करंट पास करते हैं, इम्प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड डिसॉल्व एंड गोज इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मींस कि ये जो करंट हमने पास करे एनोड में से, तो ये जो इम्प्योर कॉपर है ना, एनोड के ऊपर में क्या है? इम्प्योर कॉपर। तो जो इम्प्योर कॉपर है वो हो जाता है इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व। इस सॉल्यूशन में क्या होता है? डिसॉल्व। समझ में आ रहा? फिर डिसॉल्व होने के बाद में क्या होगा? वो रिलीज करेगा कॉपर के प्योर आयंस, या फिर कॉपर रिलीज कर देगा वहां पर, वो कॉपर के प्योर आयंस रिलीज कर देगा वो। ठीक है, फिर जो प्योर आयन रिलीज हो गए तो वो रहेंगे उस सॉल्यूशन में, वो रहेंगे फ्री टू मूव इन दैट सॉल्यूशन। और जो मड है, मड का मीनिंग यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मड का मीनिंग है इम्प्यूरिटीज। क्या है? इम्प्यूरिटीज। तो वो जो इम्प्यूरिटीज इसके साथ में जमा थी, कॉपर के साथ में, वो बॉटम में जमा हो गई, और जो प्योर कॉपर है वो वहां से क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। किसमें से? इस एनोड में से। एनोड के ऊपर में जो
था कॉपर, वो डिसॉल्व हो गया और वो आ गया फिर उस सॉल्यूशन में। अब जब वो एनोड पे रिएक्शन होती है ना इम्प्योर कॉपर की, तो वहां पर वो क्या करता, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता। ध्यान दो क्या बोल रहा हूं, एनोड पे जब रिएक्शन होती है कॉपर की, इम्प्योर कॉपर की, तो अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता, तो इसीलिए उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है कैथोड एंड एनोड है, तो वो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एट एनोड Cu, जो कि क्या है यहाँ पर इम्प्योर है, ठीक है ना, इम्प्योर कॉपर, ये क्या कर रहा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा, और यहाँ पर आ जाएगा Cu2+ चार्ज, सॉरी माइनस लिखना चाहिए था, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता, वो अपने लॉस्ट करता, कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता इम्प्योर एनोड पे से, एनोड पे हुई ये रिएक्शन, और वो बन जाता कॉपर आयन। क्या बन जाता वो, कॉपर आयन। अब ये चला जाता है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जो कि है CuSO4 का, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाने के बाद में इसके ऊपर में आ गया पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड के पास में है नेगेटिव चार्ज, और टेंडेंसी है पॉजिटिव चार्ज गोज टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। सो ये कॉपर 2+ आयन रिड्यूस हो जाएगा कैथोड के साथ में रिएक्शन करके, ठीक है। तो एट कैथोड Cu2+ add 2 electron and gives copper which is in pure form, समझ में आ रहा। तो इस प्रकार से होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इस प्रकार से होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, समझ में आ रहा है। जहां पर रिफाइनिंग हो रहा है, यहाँ पर हमने कोई कंपाउंड नहीं लिया है दूसरा, हमने यहाँ पर सिर्फ एक मेटल को हमने क्या करे, रिफाइन करे, मतलब प्यूरिफाई करे उसको, ठीक है। एंड इन दिस वे द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज कैरिड ऑन, इस वजह से वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बढ़ते चली जाती है, ठीक है। ये था अपना। अब देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था कि रिफाइनिंग किसे बोला जाता है जनरली, इट इज अ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, समझ में आ रहा। एक प्रोसेस है प्यूरिफाई करने की मेटल को, जहाँ पे हम यहाँ पर हमने एग्जांपल लिए कॉपर का, कॉपर मेटल को प्यूरिफाई करने का, इसमें हमने लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एज अ CuSO4। फिर क्या करें, जो एनोड था उस पे इम्प्योर कॉपर प्रेजेंट था, उसमें से वो हो गया डिसॉल्व ऑन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट, देन ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, वहां से जो डिसॉल्व होने के बाद में वो जब रिएक्शन कैरी आउट होती वहां पर, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देता है फॉर्मिंग द कॉपर आयन, कौन एनोड, वहां पे बनता कॉपर आयन। फिर वही कॉपर आयन अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता, किससे, कैथोड से, और कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के साथ साथ वो खुद रिड्यूस हो जाता, तो रिड्यूस होकर वो बनाता है फिर एटम, ठीक है। इस प्रकार से होता है वहां पर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर ऑब्टेन। तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, मैं समझता हूँ सभी बच्चों को ये समझ में भी आ गया। अब बढ़ते हैं कोरोजन के ऊपर में। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द कोरोजन। कोरोजन जो वर्ड है वो आपने इसके प्रीवियस लेसन में भी आपने उसको अच्छे से स्टडी किया है कि क्या होता है कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? जब डिग्रेडेशन होता है कोई मेटल का, डिग्रेडेशन मतलब कि वो मेटल का पूरा स्पॉइल हो जाना, खराब हो जाना, वो सड़ते चले जाना, है ना। तो जो मेटल्स जब डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, सो क्यों, क्या कारण होता है डिग्रेड होने का? बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल दैट लाइक एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। मतलब जनरली मेटल्स क्या होते हैं कि बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ मॉइस्चर और वाटर एंड बिकॉज ऑफ एन एसिड, उनकी जो सरफेस है वो खराब होने लगती है, उसका लस्टर चला जाएगा या फिर वो एकदम पूरा मतलब
डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। लाइक आयरन की अगर हम बात करते हैं तो मतलब उस मेटल का एयर, वाटर या किसी प्रकार के एसिड के कांटेक्ट में आने से जब उसका डिग्रेडेशन होता है तो उससे कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। उसे क्या कहा जाता है? कोरोजन। ओके, अब हम बात करते हैं आयरन की। तो आयरन का जो कोरोजन है उसको नाम दिया गया है रस्टिंग। ये भी वर्ड आपने पिछले क्लास में सुने हैं, एक लेसन था आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहां पर आपने सुने थे, है ना, रस्टिंग, Fe2O3.XH2O उसका केमिकल फॉर्मूला रस्ट का। तो ये सारी चीजें आपको याद रहने होना स्टूडेंट्स। उसके बाद में कोरोजन ऑफ आयरन को क्या कहते हैं? रस्टिंग। अब व्हाट डू यू मीन बाय रस्ट? देखते हैं। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर और वाटर, जब हम कोई आयरन ऑब्जेक्ट को ऐसे ही मतलब एक एयर या फिर वाटर में, वो एयर और वाटर के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो इट गेट कवर्ड विथ रेड ब्राउन लेयर। तो वो जो आपने जनरली देखे होंगे आयरन वगैरह के जितने भी मटेरियल्स है उसके ऊपर में रेड ब्राउन लेयर आ जाती है। मतलब कि जैसे अगर आप बात करोगे नेल की, आयरन नेल की, तो वो कुछ दिनों बाद में उसका कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे आयरन गेट्स की वगैरह, आयरन गेट वगैरह हम देखोगे तो उसका अगर पेंट वगैरह निकल गया तो उसका जो कलर है उस आयरन का वो वाटर और एयर के प्रेजेंस में आने की वजह से, वाटर और एयर के प्रेजेंस में आने की वजह से वो अपने आप कोरोड होना चालू हो जाता और उसका रस्टिंग भी चालू हो जाता। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर एंड वाटर इट गेट कवर्ड विथ रेड ब्राउन लेयर, उसके ऊपर में एक रेड ब्राउन कलर की लेयर छा जाती है जिसे कहा गया है रस्ट, जिसे क्या बोलते हैं? रस्ट। और उस प्रोसेस को बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है वो अच्छे से समझने के लिए हमको एक एक्टिविटी कंसीडर करना है। हमको लेना है 3 टेस्ट ट्यूब। हमें क्या लेना है? 3 टेस्ट ट्यूब। अब ये जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है, ये फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में, ये जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने लिए है एक आयरन नेल और वहां पर लिए एक ड्राई एयर जिसमें अनहाइड्रस CaCl2 प्रेजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में हमने लिए हैं एक वाटर, बॉइलिंग वाटर लिए, साथ ही साथ में उस बॉइलिंग वाटर के ऊपर में है एक ऑयल की लेयर। और तीसरे टेस्ट ट्यूब में हमने लिए वाटर जो कि कोल्ड है और हमने एक आयरन नेल रखे हैं उसमें, साथ ही साथ में रखे हमने वहां पर एक हवा जैसा एक वैक्यूम जो बोलते हैं वो। तो अब हमें कुछ समय बाद में, कुछ दिनों बाद में इसको फिर से चेक करना है कि इनमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने मिले। तो हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है जहां पे सिर्फ हवा थी, ड्राई एयर थी, उस ऑब्जेक्ट में जो उस टेस्ट ट्यूब में जो आयरन नेल था उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। मतलब कि उसमें कोई चेंजेस हमको देखने नहीं मिले, उसमें कोई भी चेंजेस हमको देखने नहीं मिले। और वहां पर सीधा सीधा नो रस्ट करके हम लिख देंगे। फिर वहां पर किसी भी प्रकार का रस्ट नहीं होता। ठीक है, फिर बात आती है सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब की। सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में भी क्या हो रहा था कि जो ये बॉइलिंग वाटर है, ये जो बॉइलिंग वाटर है और ऑयल की लेयर है, तो इसमें भी किसी भी प्रकार का उस आयरन में चेंज नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें ये जो ऑयल की लेयर है वो वाटर के साथ में मिक्स्ड है और उसमें कोई भी रिएक्शन कैरिड आउट नहीं हो रही थी। मतलब कि उसका कोई भी अलग असर उस आयरन नेल पे नहीं हो रहा था, वो भी ठीक था। तो इसका भी हमारा ऑब्जर्वेशन आया नो रस्ट। फिर आए हम थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में। थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में हमें ऐसे देखने मिला कि जो आयरन नेल है वो वाटर और एयर के प्रेजेंस में, जो आयरन नेल है वो वाटर और
रस्ट हो चुका था, मतलब उसके ऊपर में जो रेड ब्राउन कलर की लेयर है वो आ चुकी थी। समझ में आ रहा है? तो इस पर से ये पता चल रहा कि जब वाटर और एयर दोनों साथ में रहेंगे तो उसके प्रेजेंस में आयरन गेट रस्ट, उसका क्या होता है, आयरन का रस्टिंग होता है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड का ऑब्जर्वेशन। इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जहां पर हमारे डेफिनेशन को ये एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई करना। चलो ठीक है, हमने समझ लिए कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, लेकिन इसको प्रिवेंट भी करना जरूरी है, नहीं तो हम लॉन्ग टाइम यूज नहीं कर सकते उसका, है ना। तो आयरन का जो रस्टिंग रोकने के लिए हमें कुछ प्रिवेंशंस लेना जरूरी है, जिसमें से पहला प्रिवेंशन है आपका कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। हमने क्या करना है कि आयरन के जितने भी मटेरियल्स है उनको पेंट करके रख देंगे तो वो अपने आप रस्ट होने से बचेंगे। लेकिन उसमें खामी ऐसी है कि अगर उस पर जो लगाया हुआ पेंट है वो अगर निकल गया तो आयरन फिर से ऑक्सीजन और एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा। लाइक अगर हम बात करते हैं आपके होम का गेट, आपके घर का गेट है जो कि आयरन से बना हुआ है सपोज, और उसको अगर आपने पेंट नहीं करे हैं तो वो अपने आप कुछ दिनों बाद में रस्ट पकड़ लेता है। फिर अगर उस रस्ट को रोकना है, रोकना है तो हमें क्या करना होता है, उसको हम कर डालते पेंट, तो वो कुछ समय तक के रेजिस्ट कर डालता कोरोजन को। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर का पेंट निकल गया तो उसके बाद में वो फिर से रस्ट होना शुरू हो जाता, तो हमें टाइम टू टाइम उसको पेंट करना जरूरी रहता। उसके बाद में रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। आपने कभी कभार देखे होंगे कि जो एक्सल वगैरह होते हैं किसके, साइकिल्स के या फिर मोटरसाइकिल्स के, तो वहां पर ग्रीस लगाया जाता है ज्यादातर। या फिर हमने देखे हैं जनरली जो शटर्स होते हैं, शटर दुकानों के बड़े बड़े, वहां पर भी उसके वो जो जहां से वो शटर को डाउन करते हैं उसके गैप्स में लगाया जाता है क्या, उसके पिलर का जो शटर का जो पिलर रहता है वहां पर जो कॉलम दिया रहता फॉर द डाउनिंग द शटर एंड जो ऊपर और नीचे करने के लिए शटर को, वहां पर भी ग्रीसिंग की जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ कि वहां पे वो जो आयरन से बना हुआ है वो रस्ट ना पकड़ ले, वो रस्टिंग ना पकड़ ले। ओके, उसके बाद में हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या है, ये जो गैल्वेनाइजेशन है ये क्या है, इस प्रोसेस में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में जो जिंक मेटल है आपका, जिंक मेटल, उसकी लेयर, उसकी कोटिंग आयरन के ऊपर में की जाती है। जिंक मेटल की कोटिंग आयरन के ऊपर में की जाती है, तो वो जो जिंक है वो क्या करता है, आयरन को प्रोटेक्ट करता है रस्टिंग से, कोरोजन से। लेकिन एक्चुअली देखा गया है कि जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो पहले क्या रिएक्ट होता, एयर और वाटर के प्रेजेंस में जिंक रिएक्ट होता, पहले क्या रिएक्ट होता, जिंक रिएक्ट होता, और फिर उसके बाद में जैसे ही वो जिंक की लेयर निकल गई तो फिर से क्या हो जाएगा, आयरन का भी रिएक्शन मतलब कि रस्टिंग शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए हम यूज करते हैं जिंक की कोटिंग का, जिस प्रोसेस को बोला गया है गैल्वेनाइजेशन। क्या बोला जाता है उसको, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग का मीनिंग क्या होता है कि आयरन को रस्ट से बचाने के लिए या फिर आयरन के मटेरियल को कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टील और आयरन के ऊपर में टिन, ये जो मेटल है टिन, जिसका सिंबॉलिक फॉर्म है SN, तो ये जो टिन है इसका यूज किया जाता है, इसकी एक लेयर, उसकी एक परत जिसको हम कहते हैं वो कोट की जाती है, कोटिंग की जाती है उसकी, किसके ऊपर में, आयरन या फिर स्टील के ऊपर में। तो उससे क्या होता है कि ये जो स्टील टिन वगैरह है ये रेजिस्ट करते हैं कोरोजन को, ये रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं कोरोजन को, और वो फिर
प्रोटेक्ट करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन से। वो आयरन को रस्ट बनने से प्रोटेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला जो प्रिवेंशन हमें पढ़ना है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलोइंग इट टू मेक द स्टेनलेस स्टील। जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स एक साथ मिक्स करते हैं तो उसे बोला जाता है अलॉय। तो जो अलॉइंग की जो प्रोसेस है वो भी की जाती है फॉर प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, जिससे कि बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील जो कि हाईली रेजिस्ट करता है किसको, मतलब कुछ ज्यादा पैमाने में रेजिस्ट करता है कोरोजन को। किसे रेजिस्ट करता है वो, कोरोजन को, ठीक है। तो ये सब होता है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के प्रोसेस में, ठीक है। अब हम हमारे टॉपिक का लास्ट पढ़ते हैं आज, जो है अलॉइंग क्या होता है। वो एक मेथड में समझा देता हूँ, बाकी तो आई होप कि सभी को समझ में आ गई है। और हाँ, आपको अगर आपके टेक्स्ट बुक में हाँ दिया होगा कि एल्यूमिनियम के बारे में, देन आफ्टर हम बात करते हैं सिल्वर, कॉपर, इनका भी कोरोजन कैसे होता है वो दिया होगा। तो आपने क्या करना है, वो पूरा का पूरा पार्ट खुद से स्टडी करके उसके भी नोट्स तैयार करना है। वेरी इजी टॉपिक है, कुछ नहीं, बस आपका जो कोरोजन कैसे कॉज होता है और उनको रोकने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन हमें लेने होते हैं उसी के बारे में वहां पर बोला गया बेटा। तो आप लोगों ने इनको ध्यान में रखना है कि अच्छे से डीप में उसको पढ़ के, अच्छे बच्चे रेफरेंस बुक का भी यूज करेंगे, उनका यूज करके फिर आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो और फिर हम बढ़ते हैं अलॉइंग की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, अभी हमारा एक छोटा सा ये जो टॉपिक है अलॉय क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। बाकी इसका जो फर्दर एक्सप्लेनेशन, इट मीन्स कि इसका जो डीप में जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने आपके टेक्स्ट बुक को रेफर करके या रेफरेंस बुक में से पढ़ के आपको कुछ और उसको अच्छे से आप समझ सकते हो उसको। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलॉय एंड व्हाट आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉय। देखो क्या होता है कि एन अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल। मतलब कि एक क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है किसका, मेटल्स, एक या दो से ज्यादा भी मेटल्स का, या फिर एक मेटल तो दूसरा नॉन मेटल भी रह सकता। समझ में आ रहा है, उसका वो है एक मिक्सचर। बात करेंगे ब्रास की, तो ब्रास क्या होता है एक्चुअली, कॉपर और जिंक, ये दो मेटल का मिक्सचर है। ब्रास एक अलॉय है जो कि कॉपर और जिंक ये दो मेटल का वो मिक्सचर है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं स्टील की, तो स्टील इज आल्सो एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। हियर कार्बन इज अ नॉन मेटल, हियर कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो कार्बन और आयरन का जो मिक्सचर है उससे बनता है स्टील। बात करते हैं हम अगर ब्रास की, तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि ये जो होता है एलॉय, इसमें प्रोपोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्रॉपर प्रोपोर्शन में ही वो एलॉय तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं अभी प्रॉपर्टीज की ओर एलॉय के। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल फ्रॉम विच दे आर मेड। मतलब कि एलॉय स्ट्रॉन्गर रहते मेटल से जिससे कि वो बने हुए हैं, मतलब जिस मेटल से वो बने हुए हैं उस मेटल से वो स्ट्रॉन्गर रहते। उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी है एलॉय आर हार्डर देन कंस्टिट्यूएंट मेटल। मतलब जो मेटल का यूज करते, जैसे हम अगर बात करेंगे भी कॉपर की और जिंक की, ये दो मेटल बन के क्या बना है, एलॉय। तो ये जो दो मेटल है इनको अगर हम कंपेयर करेंगे इसके साथ में, ब्रास के साथ में, तो हमें ये देखने मिलेगा कि जो ब्रास है ये ज्यादा हार्डर और स्ट्रॉन्गर है देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, ठीक है। फिर आते हैं हम तीसरे प्रॉपर्टी पे, अलॉय आर मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। जो कोरोजन का जो हम पार्ट पढ़े अभी कि जहां पर एयर और वाटर के प्रेजेंस में वो डिग्रेड होना शुरू होता मेटल, तो अलॉय जो बने रहते वो कोरोजन को रेजिस्ट करते हैं, मतलब कि वो अपोज करते हैं, वो अलाउ नहीं करते कि कोरोजन हो। उसके बाद में हैविंग द लोअर
मेल्टिंग पॉइंट देन कंस्टिट्यूएंट मेटल। जिस मेटल से ये बने हुए हैं उससे उस एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट लो रहता, उससे उस एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता, लो रहता। समझ में आ रहा? उसके बाद में हम आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। उसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है स्टूडेंट्स की इट हैज लोअर कंडक्टिविटी, मतलब कि अगर हमारा मेटल है कॉपर और जिंक, तो अगर कॉपर के कंपैरिजन में और जिंक के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो ब्रास की जो कंडक्टिविटी रहेंगी वो क्या रहेंगी, लो रहेंगी, उनके कंपैरिजन में वो कम रहेगी। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका टॉपिक एलॉय का। आज हमने कोरोजन, उसके बाद में जो प्रिवेंशन है वो भी पूरा डीप में पढ़े। उसके पहले हमने पढ़े अबाउट द हाईली रेजिस्टेंट हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। तो आज का जो जितना भी टॉपिक हमने कवर करे हैं वो पूरा का पूरा आपने पढ़ के रख देना है। अच्छे बच्चे पूरा पढ़ के एक्स्ट्रा में उसका पूरा टेक्स्ट बुक रीडिंग करके पूरा समझने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि आप सभी बच्चे नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से, और नोट्स प्रिपेयर करने के साथ साथ उसके लिए आपने खुद से ही पूरा लर्निंग वगैरह भी शुरू कर देना है घर पे, ताकि वो आपके लिए प्रिपरेशन का एक माध्यम बन जाए। ठीक है, अभी आपने पूरी जो स्टडी है वो एक प्लान के साथ में और साथ ही साथ में पूरा प्रैक्टिसिंग के तौर पे करना है। समझ में आ रहा है? तो टॉपिक कवर करते चलो, उसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करते चलो। ठीक है, और आफ्टर दैट पूरा प्रिपेयर करो उसको। तो आज के लिए इतना ही, हमारा यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तब के लिए बाय बाय।